नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो 75 साल लंबी है। एक ऐसी कहानी जिसने सिर्फ एक शहर की नहीं बल्कि पूरे देश की तकदीर को बदल कर रख दिया। सवाल ये है कि एक छोटा सा स्थानीय विवाद भारत की पहचान को बताने वाली एक इतनी बड़ी कहानी आखिर बना कैसे। आइए इस सफर पर साथ चलते हैं। और यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। ये हमें ये समझने का मौका देता है कि कैसे आस्था, सियासत और कानून के धागे एक दूसरे में उलझते चले गए और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स तस्वीर बनाते गए। तो इस कहानी की जड़ें कहाँ हैं? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, ब्रिटिश राज के जमाने में। ये वो दौर था जब इस विवाद के बीज तो बोए गए, लेकिन अंग्रेजों ने इसे सुलझाने के बजाय बस कंट्रोल करने की कोशिश की और इसी वजह से एक ऐसी चिंगारी सुलगती रही जो दशकों बाद एक शोला बन गई। तो देखिए 19वीं सदी में क्या क्या हुआ। 1853 में पहली बार यहाँ हिंसा हुई। इसके जवाब में 1859 में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने एक दीवार खड़ी कर दी। पूजा करने की जगहों को हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग कर दिया। फिर 1885 में पहला केस फाइल हुआ, लेकिन 1886 में कोर्ट ने उसे ये कहकर खारिज कर दिया कि पब्लिक ऑर्डर ज्यादा जरूरी है। मतलब अंग्रेजों की पॉलिसी साफ थी, प्रॉब्लम को सॉल्व मत करो, बस उसे वहीं का वहीं रोक दो। और उस वक्त की सोच कैसी थी, ये आपको फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट जज के इस एक बयान से साफ हो जाएगा। इस शिकायत को दूर करने में अब बहुत देर हो चुकी है। ये एक तरह से एक मिसाल बन गया जिसका असर लगभग 100 साल तक रहा। कोर्ट का नजरिया साफ था, शांति बनाए रखनी है तो इस ऐतिहासिक विवाद को मत छेड़ो। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आते हैं आजाद भारत के उस एक मोड़ पर जिसने इस विवाद की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। वो एक रात थी जिसने सच में सब कुछ बदल दिया। ये तारीख, इसे याद रखिएगा, 22 और 23 दिसंबर 1949 की दरमियानी रात। इसी रात बाबरी मस्जिद के बीच वाले गुंबद के नीचे रामलला की मूर्तियां मिली और यहीं से इस विवाद के मॉडर्न चैप्टर की शुरुआत होती है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है कि उस एक रात की दो अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ भक्तों का मानना था कि ये एक चमत्कार है, भगवान खुद प्रकट हुए। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की FIR एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताती है। उसके मुताबिक 50-60 लोगों ने ताले तोड़े और मूर्तियों को अंदर रख दिया। ये था आस्था और आधिकारिक रिकॉर्ड का सीधा टकराव। इसके बाद जो हुआ वो एक क्लासिक एडमिनिस्ट्रेटिव डेडलॉक था। प्रधानमंत्री नेहरू ने आदेश दिया कि मूर्तियों को हटाया जाए, लेकिन लोकल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट KK नायर ने दंगों का डर दिखाकर ऐसा करने से मना कर दिया। नतीजा, जगह को कानूनी तौर पर सील कर दिया गया, लेकिन पुजारियों को रोज पूजा करने की इजाजत मिल गई। इस एक फैसले ने अनजाने में ही सही उस जगह को एक मंदिर का दर्जा दे दिया। तो करीब 30 सालों तक ये मामला जैसे ठंडे बस्ते में पड़ा रहा, सिर्फ कोर्ट की फाइलों में जिंदा था। लेकिन फिर आया 80 का दशक और सब कुछ बदल गया। अब ये सिर्फ एक कानूनी केस नहीं रहा, बल्कि एक बहुत बड़े जन आंदोलन का सेंटर बन गया। ये साल एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 1986 में एक विवादित फैसले के साथ ये मुद्दा फिर से देश के सामने आ खड़ा हुआ। इस बार 1949 से बिल्कुल उल्टा हुआ। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि अगर ताले खोले गए तो लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और इसी भरोसे पर कोर्ट ने हिंदुओं को पूजा करने के लिए ताले खोलने का आदेश दे दिया। इस एक फैसले ने जैसे इस जगह और इस आंदोलन दोनों की संभावनाओं के ताले खोल दिए। और इसके बाद पॉलिटिक्स ने जबरदस्त एंट्री मारी। ये वो दौर था जो इस कहानी को उसके क्लाइमैक्स तक ले गया और फिर सालों तक मामला कानूनी और जांच की भूल भुलैया में फंसा रहा। ये इंडियन पॉलिटिक्स का एक बहुत ही टर्बुलेंट, उथल-पुथल भरा दौर था। उस दौर की पॉलिटिक्स को समझने के लिए आपको ये दो शब्द समझने होंगे, मंडल और कमंडल। एक तरफ थी मंडल की राजनीति, जब VP सिंह सरकार ने जाति के आधार पर आरक्षण लागू किया। इससे हिंदू वोट के जातियों में बंटने का खतरा था। और इसके जवाब में आए कमंडल की राजनीति, जहां BJP ने राम मंदिर के भावनात्मक मुद्दे पर हिंदुओं को एक पहचान के नीचे लाने का एक जबरदस्त अभियान चलाया। और इसी कमंडल पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा चेहरा बनी लाल कृष्ण आडवाणी की मशहूर रथ यात्रा। ये यात्रा सोमनाथ से शुरू हुई और इसका मकसद था मंदिर के लिए पूरे देश में सपोर्ट इकट्ठा करना। इसने एक जबरदस्त धार्मिक माहौल बनाया, लेकिन इसका अंत बिहार में आडवाणी की गिरफ्तारी के साथ हुआ, जिसके चलते केंद्र की सरकार भी गिर गई। और फिर वो तारीख आई 6 दिसंबर 1992, जिस दिन कार सेवकों की एक बहुत बड़ी भीड़ ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। इस एक घटना ने भारत के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब इस डेमोलिशन की जांच के लिए एक कमीशन बनाया गया, लिब्राहैम कमीशन। और 17 साल बाद जो रिपोर्ट आई उसके खुलासे सच में चौंकाने वाले थे। रिपोर्ट ने साफ कहा कि ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। इसमें राज्य सरकार की मिलीभगत का भी जिक्र था और कई बड़े नेताओं पर भी सवाल उठाए गए थे। तो चलिए अब इस लंबी कहानी के आखिरी चैप्टर पर चलते हैं। वो चैप्टर जो दशकों की कानूनी लड़ाई के अंत और उसके जमीनी नतीजे पर फोकस करता है। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक और सर्वसम्मत फैसला आया। इस फैसले ने पूरी 2.77 एकड़ जमीन का मालिकाना हक देवता रामलला को दे दिया। साथ ही मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया और मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन देने का भी निर्देश दिया।
अब सवाल ये उठता है कि कोर्ट ने ये बैलेंस बनाया कैसे। इसका जवाब है संविधान के एक बहुत ही खास आर्टिकल में, आर्टिकल 142। ये सुप्रीम कोर्ट को एक स्पेशल पावर देता है पूर्ण न्याय करने के लिए, कोई भी जरूरी आदेश पास करने की। और इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट ने 1992 के डेमोलिशन को कानून का घोर उल्लंघन माना और उसकी भरपाई के लिए जमीन आवंटित की। फैसले के बाद मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और ये मंदिर अपने आप में काफी खास है। इसे पारंपरिक नागर स्टाइल में राजस्थान के गुलाबी सैंडस्टोन से बनाया गया है और सबसे दिलचस्प बात, इसकी उम्र हजारों साल तक बनी रहे, इसके लिए इसमें लोहे या स्टील का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये उस 75 साल के सफर का एक ठोस नतीजा है जिसे आज हम देख सकते हैं। और इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स आया 22 जनवरी 2024 को, जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ। ये उस आंदोलन के एक तरह से समापन का प्रतीक था। और आखिर में ये पूरी गाथा हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब इतिहास, आस्था और कानून एक दूसरे से टकराते हैं तो पूर्ण न्याय या कंप्लीट जस्टिस का असली मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि हम सबके सोचने के तरीके में छिपा है।